नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 2015। बिहार में टिकट बंटवारे के साथ बागियों के तेवर गरमाते जा रहे हैं। उजियारपुर से आरजेडी के मौजूदा विधायक ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। उधर नीतीश कैबिनेट के स्वास्थ्य मंत्री रामधनीर सिंह ने खुलेआम पार्टी पर उपेक्षा का आरोप लगाया। पहले दौर के लिए नामांकन का काम पूरा हो गया है। इस दौर के 24 पर्चे रद्द हुए हैं और इन सभी खबरों पर विस्तार से भी नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पहले दौर के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा। 629 में से 24 लोगों के पर्चे रद्द। कल तक नाम वापसी। दूसरे दौर में अब तक 110 नामांकन। महागठबंधन को लगातार झटका। आरजेडी विधायक दुर्गा प्रसाद सिंह ने छोड़ी पार्टी। नीतीश कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री रहे रामधनीर सिंह का जेडीयू पर उपेक्षा का आरोप। बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वोट मांगेंगे 40 बड़े नेता। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची भी तय। पूर्णिया जिले में लोगों को विकास की आस। बेरोजगारी के चलते पलायन को मजबूर लोग। नदियों से जमीन का कटाव बना बड़ा चुनावी मुद्दा। बिहार चुनाव में पहले दौर के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया। इस दौर के लिए 629 लोगों ने पर्चे दाखिल किए, जिनमें से 24 के पर्चे रद्द हुए हैं। इस तरह से पहले दौर के मतदान के लिए 605 प्रत्याशी अब चुनाव मैदान में बचे हैं। सबसे ज्यादा 143 प्रत्याशी समस्तीपुर जिले की 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीते एक हफ्ते से नामांकन का दौर चल रहा था। इस दौर के लिए 16 सितंबर को अधिसूचना जारी हुई थी। कल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पहले दौर की बात करें तो इस दौर में समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और जमुई 10 जिलों की 49 सीटें शामिल हैं। इन 49 सीटों में से 40 सीटें सामान्य हैं, जबकि 8 सीटें अनुसूचित जाति और 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। वहीं बात दूसरे दौर की करें तो उसके लिए भी नामांकन काफी तेज हो गया है। 16 अक्टूबर को दूसरे दौर के लिए मतदान होना है। गुरुवार को इस दौर के लिए 48 लोगों ने पर्चे दाखिल किए। दूसरे दौर के लिए अब तक 110 प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। वहीं बिहार चुनाव के लिए मैदान सज चुका है। धुरंधरों की जंग में अब प्रचार की दौड़ भी काफी तेज हो चुकी है। हर पार्टी अपने अपने स्टार प्रचारकों का सहारा लेगी। बीजेपी ने जहां चुनाव आयोग को सूची सौंप दी है, तो वहीं कांग्रेस ने प्रचारकों के नाम लगभग तय कर लिए हैं। चुनावी चौसर सज चुकी है, बिगुल बज चुका है। अब बारी है प्रचार की। हर दल अपने अपने स्टार चेहरों को मैदान में उतारने की तैयारी कर चुके हैं। बीजेपी ने 40 प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को सौंपी है, जिसकी अगुवाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, बिहार के चुनाव प्रभारी अनंत कुमार, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास, मथुरा से सांसद हेमा मालिनी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, नवजोत सिंह सिद्धू समेत बीजेपी के कुल 40 चेहरे शुमार हैं। सूची में शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी है, जिनकी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बढ़ती हाल ही में चर्चा में रही। हमारा जो स्टार प्रचारकों की सूची है वो हमने चुनाव आयोग को दे दिया है। उसकी कॉपी मैं आपके बीच अभी तुरंत दिलवा रहा हूं। स्टार प्रचारकों की सूची देनी होती है तो अभी हम लोगों ने पहले और दूसरे चरण के लिए जो स्टार प्रचारकों की सूची दी है, उस कुछ नामों में परिवर्तन चरण के अनुसार होते रहता है। जिस नेता की आवश्यकता जिस क्षेत्र में अधिक होती है, उसके अनुसार कुछ नामों के परिवर्तन होते हैं।
इधर कांग्रेस ने भी पार्टी के स्टार कैंपेनरों की सूची लगभग तय कर ली है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सांसद गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, के रहमान खान, जयराम रमेश, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अभिनेता और सांसद राज बब्बर, अभिनेत्री नगमा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, सचिन पायलट, अजय माकन, आरपीएन सिंह, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई नेताओं का नाम शामिल है। हर चुनाव में पार्टियां इसी तरह भारी भरकम स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारती है, जो जनता से पार्टी की नीतियां और विचार साझा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 3 अक्टूबर को बिहार का दौरा करेंगी। उनके इस दौरे से पहले दौर के लिए कांग्रेस के प्रचार अभियान को तेजी मिलने की उम्मीद है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने यह जानकारी दी। कांग्रेस इससे पहले दौर के लिए कांग्रेस के प्रचार अभियान की शुरुआत मान रही है। सोनिया गांधी के कार्यक्रम को 1-2 दिन में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इससे सोनिया गांधी जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस महागठबंधन की स्वाभिमान रैली में शामिल होने के लिए 30 अगस्त को पटना आई थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने 19 सितंबर को पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर में जनसभा को संबोधित किया था। वहीं उम्मीदवारों के ऐलान के बाद टिकट ना मिलने से नाराज नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला भी जारी है। इस कड़ी में गुरुवार को जीआरपुर से आरजेडी विधायक दुर्गा प्रसाद सिंह ने पार्टी बदल ली। उन्होंने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ली। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष मंगल पांडे ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी। 2010 बिहार विधानसभा चुनाव में दुर्गा प्रसाद ने आरजेडी के टिकट पर लड़ते हुए जेडीयू के राम लखन महतो को हराया था। श्री दुर्गा प्रसाद कुशवाहा जी के साथ बड़ी संख्या में और इनके समर्थक भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, लेकिन आज सब लोगों को मैंने कहा कि सबको बुलाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। बाद में सब लोग आपके साथ शामिल हो जाएंगे। तो समस्तीपुर जिला इकाई के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं उसमें से भी कई मित्र श्री दुर्गा जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए हैं। मैं सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। टिकट कटने के बाद जेडीयू छोड़ने वाले बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह अब समाजवादी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। आखिर क्या वजह थी कि उनको टिकट नहीं दिया गया और अब उनकी क्या रणनीति है? हमारे संवाददाता रवीन शुरान ने पटना में उनसे खास बात की। ऐसा क्या हो गया कि पार्टी छोड़ना पड़ी आपको? देखिए, जब हमसे बात होती थी और लोगों से बात होती, वो कहा करते थे कि करागढ़ विधानसभा जहाँ से रामधनी बाबू आते हैं उनको बदलने का सवाल नहीं है। अगर किसी की बहुत इच्छा है कि मैं वहीं से लड़ूंगा तो रामधनी बाबू को बुला लाएगा और जिसको कहेंगे हम उसी को टिकट दे देंगे। लेकिन हमसे राय नहीं ली गई। उसके पहले अखबार में मेरा ही नाम आया करागढ़ से। अचानक 19 तारीख की रात को सिंबले दूसरे को दे दिया गया। पीड़ा इस बात की थी। हमने कहा कि ठीक है भाई, चला लीजिए आप लोग, मेरा रहना ठीक नहीं है। तो क्या इसका मतलब हुआ कि नीतीश कुमार जो है वो अपने सीनियर लीडर्स जो है आप लोगों के साथ सुनवाई करके या सब लोगों से मेल जोल करके जो है काम नहीं कर रहे, अपने मनमानी कर रहे हैं क्या? हमारे मामले में तो अपने मन से किए और उनके मामले में हो सकता है पूछ कर किए होंगे। तो अब आपको क्या लगता है साहब कि आप इतने बड़े नेता हैं, क्या असर पड़ेगा चुनाव पर? अब मैं नहीं कह सकता कि क्या असर पड़ेगा। मेरा यह कहना कि मेरे नहीं रहने से क्षेत्र के कई इलाके में बुरा असर पड़ेगा, ये मेरा अहंकार होगा। आने वाला समय बताएगा कि हमारी क्या दशा होती है और लोगों की क्या दशा। तो अब क्या कीजिए, आपका अगली रणनीति क्या होगी? आप जेडीयू तो छोड़ दिए हैं। मैं चुनाव लड़ूंगा सपा से लड़ेंगे। तो इसके जो आपको लगता है कि कहीं आपके छोड़ने से बीजेपी को लाभ होगा या जो एनडीए है उसको फायदा पहुंचेगा? अब जिसको भी फायदा हो जाए, सब लोग तो अपने अपने फायदे के लिए लड़ता है। मैं लड़ रहा हूँ अपने फायदे के लिए, सपा लड़ रही है अपने फायदे के लिए, जदयू लड़ रहा है महागठबंधन अपने फायदे के लिए, एनडीए लड़ रहा है अपने फायदा जिसको हो जाए।
तो चुनाव आप ही लड़ेंगे साहब कि परिवार का कोई सदस्य लड़ेगा? ना मैं लड़ूंगा, या चुनाव मैं लड़ूंगा। तो चुनाव आप ही लड़ेंगे। तो अब जो इतने लंबे समय से आप मंत्री भी रहे, तो किस तरीके से देखते हैं पूरे नीतीश कुमार का जो शासन रहा उसको? मैंने देखिए, मेरा सीट अचानक काट दिया गया हो, इसके कारण मैं नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार का पूरा शासन काल ही खराब रहा है, क्योंकि उन्हीं के साथ तो मैं भी 15-16 महीने तक मंत्री रहा। और मैं ऐसा मानता हूं कि मैं अपने कार्यकाल को स्वास्थ्य विभाग को बड़ी बखूबी चलाया और लोगों की अपेक्षा ज्यादा उस में काम कराया। मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मेरे लिए अच्छा नहीं हुआ। रामधनी सिंह जी का कहना है कि नीतीश कुमार का शासन जो है वो ठीक रहा, उसको खराब नहीं कहा जा सकता है, लेकिन क्योंकि निजी तौर पर उनके जो साथ किया गया है, उनकी जो टिकट काट दी गई है, वो पार्टी के लिए या उनके लिए जो है ठीक नहीं है, इसलिए शायद इसका असर आने वाले चुनाव पर भी पड़ेगा। पटना से कैमरामैन प्रेम के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। और चुनाव को लेकर बिहार की और सरगर्मियां समझने के लिए हम सीधा रुख करेंगे अपने संवाददाता रविंद्र सिंह शोरान का, जो कि इस समय पटना में मौजूद हैं। रविंद्र, आज आपसे थोड़ा सा हम प्रचार को लेकर जायजा लेना चाहेंगे, किस तरह से पार्टी रणनीतियां बना रही। हमने देखा कि बड़े बड़े नाम शामिल हुए हैं, बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट जारी की है। इन नामों को देखकर और जो रणनीति है उसे देखकर लग रहा है कि हर पार्टी के लिए नाक का सवाल है बिहार का चुनाव। जी प्रीति, देखिए बहुत अहम है बिहार चुनाव, खासतौर पर बीजेपी के लिए, क्योंकि अभी इसके पहले जो चुनाव था दिल्ली में, वहां पे बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये बहुत बड़ा प्रतिष्ठा का प्रश्न है। साथ पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जो है, उनकी भी विशेष नजर बिहार पे है। इसके अलावा अगर दूसरे महागठबंधन की बात की जाए, जिसमें लालू यादव और नीतीश कुमार शामिल हैं, तो उनके लिए तो ये सर्वाइवल का इशू है। अगर हार जाते हैं तो जिस तरीके से लगातार पिछले 2 चुनाव में लालू यादव की वोट बैंक घटा है, अगर इस बार और कम होता है तो निश्चित तौर पे उनके लिए सर्वाइवल का प्रश्न बन जाता है। ऐसे में ये चुनाव बहुत अहम है और इस बार तमाम राजनीतिक दल चाहे जमीन पर, चाहे जो भी बातें कर रही हों भाषणों में और अखबारों के माध्यम से, चाहे जो भी बात कह रहे हों, विकास की कितनी भी बात करें, लेकिन विडंबना यही है कि आज भी जमीन पर उन्हीं लोगों को उतारने की कोशिश की जा रही है जो जातीय समीकरण में फिट बैठते हैं, जो जिताऊ उम्मीदवार हैं, चाहे भले उन पर कितने ही मामले दर्ज हों, कितने ही बाहुबली होने का उनके ऊपर आरोप लग रहा हो, इस बात पे से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। सब यही तमाम राजनीतिक दल जो कि अब मोटा मोटी सब ने अपने अपने टिकटों की घोषणा कर दी है, तो कहा कि कुल 141 दागी उम्मीदवार जो है वो अभी चुनाव मैदान में सबसे ज्यादा टिकटें विकास की बड़ी बड़ी बातें करने वाले बीजेपी ने सबसे 45 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दी है जिन पर की आपराधिक, गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। जी रविंद्र, ये तो टिकट जाता है कि किसी भी तरीके से जो है पार्टी जीतना है और कहने के लिए बड़ी बड़ी बातें विकास की जा रही है, लेकिन असल में यही है कि जातीय समीकरण जो है उसमें फिट बैठ करके और इस चुनाव को जीता है। बिल्कुल, ये टिकट बंटवारे की बात हुई, हमने देखा जैसे ही नामों का ऐलान हुआ उसके बाद किस तरह से बागी जो तेवर हैं कई लोगों के वो भी सामने आए। आपने रामधनी सिंह से भी बात की, प्रचार को लेकर थोड़ा मूड समझना चाह रही थी रविंद्र आपसे। आप पटना में मौजूद हैं राजधानी में, क्योंकि देखा गया है कई पार्टियों ने अपने प्रचार दफ्तर को वॉर रूम तक का नाम दे दिया है। जो बड़े नाम हम देख रहे हैं प्रचार के लिए पार्टियों की तरफ से सामने आ रहे हैं, क्या सोच, क्या रणनीति के तहत बिहार में प्रचार अभियान अलग अलग पार्टियां कर रही हैं? देखिए, जहां तक प्रचार का सवाल, अब जो राजनीतिक दल हैं वो अपने शीर्षस्थ नेताओं को प्रचार में उतार रही हैं। राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्टार प्रचारकों के नाम की कई घोषणा कर दी है। बीजेपी ने, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और लाल कृष्ण आडवाणी सीनियर लीडर हैं, मुरली मनोहर जोशी और कई दिन से पार्टी से नाराज चल रहे हैं शत्रु, उनको भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। उसी तरह कांग्रेस पार्टी के भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी यहाँ पे रैली करेंगे अपनी पार्टी के। बिल्कुल रवीन, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया पटना से हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे सीमांचल के मुद्दे और यहाँ के सियासी समीकरण।
दुनिया का हाल, राजनीति की चाल, बिजनेस की रफ्तार, खेल का धमाल। दिन की शुरुआत के साथ देखिए हर रोज सुबह 9 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार में ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM की चुनावी दस्तक ने नए समीकरण बना दिए हैं। पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार सिर्फ सीमांचल में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आइए देखते हैं बिहार में ओवैसी की आमद के क्या मायने हैं आखिर। अगस्त को बिहार के किशनगंज में हुई ये रैली सूबे में असदुद्दीन ओवैसी की शक्ति प्रदर्शन थी। इसके बाद बिहार में कयासों का दौर शुरू हो गया, लेकिन ओवैसी ने चुनाव तारीखों की घोषणा के ठीक पहले वो ऐलान कर दिया जिसका बिहार के सियासी दलों को डर था। सही वक्त पर सही फैसला करेंगे, यही आपके लिए कामयाबी होगा। मैं चंद गुजारिशात इख्तिसार के साथ आपके सामने रखा हूं और इंशाअल्लाह ताला आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं आऊंगा, आपके दरमियान में खड़ा रहूंगा। अब ओवैसी ने बिहार में एंट्री का रास्ता सीमांचल ही क्यों चुना, इसकी कई वजह हैं। दरअसल सीमांचल के 4 जिलों कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में मुस्लिम मतदाताओं की तादाद काफी है। इन 4 जिलों में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें मुस्लिम मतदाताओं की आबादी 50% से ज्यादा है। अकेले किशनगंज में ही 68% मुस्लिम मतदाता है। सीमांचल का ये मुस्लिम वोट बैंक अब तक लालू प्रसाद यादव की राजनीति का आधार वोट माना जाता रहा है। कांग्रेस भी मुस्लिम वोटरों के बीच काफी लोकप्रिय है। 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने साथ चुनाव लड़ा तो फायदा एनडीए को मिला। सीमांचल की 24 सीटों में से जेडीयू को 4, बीजेपी को 13, आरजेडी को 1, एलजेपी को 2, कांग्रेस को 3 और अन्य को 1 सीट मिली। ओवैसी की दस्तक के बाद से ही उन पर बीजेपी के साथ चोरी छिपे सांठगांठ का आरोप लगता रहा है। दूसरी तरफ एनडीए उल्टा महागठबंधन पर ही ओवैसी को टीम बी के तौर पर उतारने का आरोप लगा रहा है। हालांकि ओवैसी इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं। गरीबों को उनका हक मिलेगा तो दुनिया में अमन कायम होगा। गरीब का बच्चे को इंसाफ मिलेगा तो यकीनन सारे हिंदुस्तान में अमन कायम होगा। अगर इंसाफ नहीं होगा तो फिर कहीं पर भी कुछ नहीं हो सकता। पहले आंध्र प्रदेश और फिर महाराष्ट्र में उनकी सफल मौजूदगी को देखते हुए बिहार के सियासी दल ओवैसी को हल्के में नहीं ले रहे। आरफा खानम शेरवानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और पटना से संवाददाता रविंद्र सिंह शुरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओवैसी की आमद को समझने की हमने कोशिश की। सीमांचल में ही सिर्फ चुनाव लड़ने का फैसला AIMIM ने लिया। कितना पेशानी पर बल आ रहे हैं महागठबंधन या एनडीए की बात करें ओवैसी के सीमांचल में चुनाव लड़ने के बाद? रविंद्र, आवाज आ रही है आप तक? जी आवाज आ रही है। जी, मैं समझना चाह रही थी खास तौर से अगर सीमांचल की बात करें, अभी हमने खबर देखी, समझने की कोशिश की कि ओवैसी किस तरह से राजनीतिक समीकरण वहां बदल सकते हैं। जमीन पर अगर देखा जाए, क्या लग रहा है उनकी आमद क्या मुश्किलों में खड़ा कर रही है एनडीए और महागठबंधन को? जी देखिए प्रीति, हम लोग इस वक्त जो है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ पर ईद का अभी नमाज अदा करने वाले हैं और जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो जाहिर है आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो परंपरागत तौर पर जो वोट बैंक, जिसको मुस्लिम अल्पसंख्यक वोट बैंक कहा जाता है, वो परंपरागत तौर पर जो है वो लालू यादव और जो MY समीकरण उनका है उनके साथ लगातार जुड़ा रहा है। लेकिन जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM इस बार बिहार के चुनाव में दस्तक कर रही है, तो उससे एक आम जनमानस यही बात कह रहा है कि उससे जो है
लालू यादव के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगेगी, जिसका सीधा फायदा बीजेपी और एनडीए को होने वाला है। इसके बारे में यही कहा जा रहा है कि जो है एनडीए को जितना ज्यादा वोट जो है एनडीए का जो अपना परंपरागत वोट है वो कंसोलिडेटेड एक वोट है, और लालू यादव के और नीतीश कुमार का जो वोट है उसको जिस तरीके से बांटने की कोशिश की जा रही है, चाहे नीतीश कुमार का एक महादलित का जो वोट है उसमें नीतीश कुमार का अच्छा पकड़ के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन वो जीतन राम मांझी के चुनाव में अलग हो जाने से, जेडीयू से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाकर एनडीए के साथ खड़े हो जाने से उसमें भी सेंध लगी है। बिल्कुल। दूसरी तरफ ये जो दो फैक्टर मुस्लिम वोट को पाने के लिए जो हमने बताए हैं, इनकी वजह से भी लालू यादव के जो परंपरागत वोट बैंक है उसमें सेंध लगी है। इस वजह से साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो है एनडीए को तो फायदा निश्चित तौर पर पहुंचाएगा ही, लेकिन अंतिम चुनाव नतीजे जो है उसमें इसका कितना असर होता है इस पर ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवींद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ओवैसी बहुत बड़ा परिवर्तन सीमांचल इलाके में हमें ओवैसी के आने से दिखता है या नहीं ये तो देखना होगा, लेकिन ये जरूर है कि उनके चुनाव लड़ने के फैसला करने के बाद तमाम बड़ी पार्टियां नफा नुकसान का आकलन करने में जरूर लग गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बिहार का सीमांचल इलाका राज्य के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। यहाँ बेरोजगारी, बेहतर शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की कमी बड़े चुनावी मुद्दे हैं। लोगों में राजनीतिक दलों की वादा खिलाफी को लेकर खासा गुस्सा है। यह है सीमांचल। पिछले कुछ दिनों से बिहार की सियासत की एक धुरी बन चुका ये इलाका करीब करीब वैसा ही है जैसे 20 साल पहले था। जिन सड़कों के रास्ते विकास को सीमांचल पहुंचना था, उन सड़कों की सेहत ठीक नहीं है। हिजाब में घूमती महिलाएं और बाजार की तंग गलियों में 2 वक्त की रोटी जुगाड़ते मजदूर सीमांचल का असली चेहरा कहे जा सकते हैं। बेहद आम जिंदगियां जीने वाले ये लोग चुनाव के वक्त नेताओं को खास दिखने लगते हैं। नरेंद्र मोदी भी वही है, नीतीश कुमार भी वही है, लालू यादव भी है, वही कांग्रेस भी है, सब तो वही लोग है। लेकिन वो लोग अपने से जाति पाति का मार काट के राजनीति में वोट लेने के लिए यही सब धंधा कर रहा है। मुस्लिम समझ के ऐसे काम बहुत कम होते हैं। वोट लेने के टाइम में तो जाति लेके आते हैं कि हम आपकी जात का ये काम करेंगे, वो करेंगे, लेकिन बाद में जो है जात को भूल जाते हैं। यह है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का किशनगंज सेक्टर। 2006 में सच्चर समिति की अनुशंसा पर तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री ने बिहार में एएमयू की एक शाखा स्थापित करने की सलाह दी, लेकिन सालों की मशक्कत के बाद भी अल्पसंख्यक छात्रावास के 2 भवनों में अस्थायी अकादमिक ब्लॉकों में सिर्फ 2 विषयों में अकादमिक सत्र शुरू हो सका है। सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले किशनगंज में तमाम दावों के बावजूद मेडिकल कॉलेज और पॉलिटेक्निक नहीं खुल पाया। इलाके में छोटे बड़े अस्पतालों की तादाद 150 के आसपास है, जो नाकाफ़ी है। यही हाल बुनियादी शिक्षा का भी है। स्कूलों की खस्ता हाल और काम चलाऊ व्यवस्था बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये पिछले 68 सालों में सरकारों ने ये अनदेखी की इस इलाके की, जिस कारण ये पिछड़ा हुआ है। पिछले 10 सालों में यहाँ हर क्षेत्र में विकास हुआ है। सड़क, पुल, पुलिया, बिजली। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, क्या गांव-गांव में जो रोड गया, ये अटल बिहारी वाजपेयी का ही सपना था। सीमांचल में विकास के कई दावे हुए, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदली। इस बार के राज्य के बजट में 5,800 करोड़ रुपए का प्रावधान सिर्फ सीमांचल के लिए किया गया, लेकिन अब तक 1,500 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं हो पाए। 2001 की जनगणना में जिस पोथिया ब्लॉक को भारत ही नहीं एशिया का सबसे असाक्षर ब्लॉक माना गया, वो भी सीमांचल में ही आता है। इसके अलावा इलाके का बड़ा हिस्सा हर साल बाढ़ की त्रासदी झेलता है, लेकिन सूरत अब तक नहीं बदली। आरफा खानम शेरवानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बिहार के पूर्णिया जिले में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू का दबदबा था, लेकिन इस बार दोनों अलग अलग खेमे में हैं और यहाँ चुनावी मुद्दे आज भी वही हैं जो 5 साल पहले थे। बुनियादी सुविधाओं की कमी और बेरोजगारी के चलते पलायन के लिए लोग अब मजबूर हुए हैं। साहित्यकारों और माता पूरण देवी की आध्यात्मिक धरती है पूर्णिया जिला। कभी इस इलाके की पहचान रही जूट की खेती आज हाशिए पर है। धीरे धीरे इसका दायरा सिमटता जा रहा है। इस इलाके में बड़े पैमाने पर धान की खेती होती है, लेकिन मौसम की मार और सरकार की बेरुखी से किसान बेहाल हैं। वहीं नदियों से होने वाला जमीन का कटाव यहाँ की बड़ी समस्या है। जमीन खेती उधर पूरा कट चुका है। मतलब यहाँ देखिए ना, मतलब अभी नहीं 10 मीटर से ऊपर ज्यादा कट गया है। हर साल ऐसे मतलब 2 कट्टा 3 कट्टा कटते जा रहा है।
पूर्णिया में बनमनखी चीनी मिल पिछले 25 साल से बंद पड़ी है। चुनाव के मौसम में ये चर्चा में जरूर आ जाती है, लेकिन इसकी मशीनें चालू नहीं हो पाई हैं। आशा लोग बाग ये सोचते हैं कि ये चीज़ चालू हो, आज चालू हो जाएगा, कल चालू हो। आशा उनकी बंदी है कि, लेकिन ये चीज़ अभी जो कहते हैं ना, जैसा पहले था उससे बदतर ही होता जा रहा है। रोजगार की कमी और शिक्षा में पिछड़ा होने की वजह से लोगों का यहाँ से लगातार पलायन हो रहा है। कोई रोजगारे नहीं है, की करते मर्द बाहर में अपन कमबै छै, आनै छै, खाइ छियै। पूर्णिया में करीब 18,60,000 मतदाता हैं। इस जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें पूर्णिया सदर, बनमनखी, अमौर, धमदाहा, रुपौली, कस्बा और बायसी शामिल हैं। बीते विधानसभा चुनाव में 7 में से 3 सीट पर बीजेपी, 2 सीट पर जेडीयू को जीत मिली थी। वहीं आरजेडी और कांग्रेस के खाते में 1-1 सीट आई थी। लेकिन विकास के मुद्दे पर यहाँ राजनीतिक दल एक दूसरे को घेरने में लगे हैं। पूर्णिया का विकास तो हुआ है, इसमें कोई दूर राय वाली बात नहीं है, लेकिन जो स्थानीय जनप्रतिनिधि का जो विकास में भूमिका होनी चाहिए था, वो भूमिका नहीं हो पाया। विकास तो पूर्णिया का हुआ है। अंतिम में भी किरण केसरी ने कई करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री की योजना के द्वारा जो है सड़कों का शिलान्यास वगैरह किया है, मुख्यमंत्री सड़क निर्माण योजना के तहत। पूर्णिया में इस बार सभी दलों के बीच कांटे का मुकाबला है, लिहाजा अपने अपने वादों खाने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। पूरे दिन राज्यसभा टीवी पर अलग अलग वक्त पर आप बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खास पेशकश लोकतंत्र देख सकते हैं। अगला खास बुलेटिन आप देख सकते हैं सुबह 11 बजे। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।